दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज हम बात करने जा रहे हैं उस राज्य की जिसे देश ने कभी सही से सुना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश की। और आज मैं आपसे वादा करके चलता हूं, जब तक यह पूरी कहानी खत्म होगी आप अपने आप से पूछेंगे, देश से इतनी बड़ी गद्दारी, इतना बड़ा घोटाला और देश को इसे बताया क्यों नहीं गया। अरुणाचल में सालों से एक आग सुलग रही थी। सरकारी विभागों में मनमाने ठेके, एक ही पते पर रजिस्टर्ड कंपनियां और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के रिश्तेदारों से जुड़े नाम और सरकारी खजाने से करोड़ों की निकासी। लेकिन कोई बोल नहीं सकता था, कोई लिख नहीं पा रहा था। एक डर, एक खामोशी, और इसी खामोशी को तोड़ा दो संगठनों ने, सेव मून रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना। दोनों ने मिलकर मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की। देश के सबसे ईमानदार और तेज अधिवक्ताओं में एक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण इस मामले को लड़ रहे हैं। और सुनिए, यह आसान नहीं था। अरुणाचल का मेगा घोटाला 380 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ तक। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट खुद कहे कि अरुणाचल प्रदेश में मेगा करप्शन है, हर जिले की रिपोर्ट दो, तो समझ लीजिए चीजें बहुत बिगड़ी हुई हैं। एक जिला 380 करोड़ का घोटाला, 28 जिलों में क्या होगा। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, यह सुरक्षा घोटाला है, क्योंकि पीआईएल में लगाए गए आरोप सीधे सीधे राज्य की प्रशासनिक आत्मा को हिला देने वाले हैं। मुख्यमंत्री के परिजनों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों से जुड़ी फर्में हैं। एक ही पते पर कई ठेकेदार कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। करोड़ों की सरकारी परियोजनाएं इन्हीं कंपनियों को दी गई। प्रोजेक्ट कागजों में पूरे हुए, लेकिन धरातल पर गड़बड़ी। सड़कें पूरी नहीं बनी, पुल पूरे कंप्लीट नहीं हुए, पर पैसा पूरा का पूरा गायब हो गया। ये केवल सरकारी गफलत नहीं, ये एक सिस्टमेटिक प्लान था। कागज पर विकास दिखाओ, जमीन पर पैसा निकल जाओ। एनजीओ ने कैसे खोला राज। दोनों संगठनों ने आरटीआई से डॉक्यूमेंट्स निकाले, कंपनियों के रजिस्टर्ड पतों की पड़ताल की, टेंडर की फाइलें खोली, भुगतान के कागज जांचे, और फिर वो जो सामने आया वो किसी को भी लोकतंत्र में शर्मिंदा कर दे। एक ही ऑफिस से कई कंपनियां चल रही थी, एक ही परिवार के लोग अलग अलग नामों से ठेके ले रहे हैं। कई प्रोजेक्ट सिर्फ कागज पर पूरे दिखाए गए, करोड़ों का फंड गायब। और यहां पूरी फाइल सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वहां से पहली बार पूरे राज्य के भ्रष्टाचार रिपोर्ट को तलब की गई। यह अपने आप में अभूतपूर्व है। पत्रकार क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि जो लिखेगा वह केवल मुकदमे में नहीं फंसेगा, उसके परिवार को भी निशाना बनाया जा सकता है। अरुणाचल में पत्रकारों के लिए 3 खतरे एक साथ हैं। सरकारी ठेकों पर सवाल उठाओ तो सत्ता नाराज, चीन के कब्जे पर लिखो तो राष्ट्रवादी टैग लगाकर धमकियां, म्यांमार गैंग पर रिपोर्ट करो तो जान को खतरा। इस माहौल में इन एनजीओ ने मामला उठाया। ये सिर्फ बहादुरी नहीं, ये देशभक्ति है। अरुणाचल जैसे संवेदनशील बॉर्डर राज्य में अगर ठेके, पैसा, सड़कें, सुरक्षा भ्रष्टाचार के हवाले कर दी जाए तो ये सिर्फ घोटाला नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की हत्या है। और चीन का कब्जा, म्यांमार का खतरा और भारत की चुप्पी। अब सुनिए असली सच्चाई, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चीन ने अरुणाचल में कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया, या मैं नहीं कह सकता, यह बीजेपी के ही एक सांसद ने संसद में कहा। 50-60 किलोमीटर अंदर तक चीन ने कब्जा कर लिया। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऐसा मुद्दा इस सदन में रखना चाहता हूं, अगर इस इश्यू को मैं रेस नहीं करूंगा तो हिंदुस्तान का आने वाला पीढ़ी मुझे माफ नहीं करेगा। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर, कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में
पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छापता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से, आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू सर। श्री और यह बयान 2019 का है, यानी आज स्थिति और भी गंभीर है। इसके बाद 15 जून 2020 को गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत और 76 जवानों के घायल होने के बाद 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। हमारी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं किया। इस एक वाक्य ने भारत की कूटनीतिक रीढ़ तोड़ दी, क्योंकि जब पीएम ने खुद कह दिया कि कब्जा नहीं हुआ है, तो दुनिया में आप किससे अपनी जमीन लौटाने की बात करेंगे और किस मुंह से चीन से कब्जाई गई जमीन को वापस करने की बात करेंगे। और प्रधानमंत्री की इसी कायरता के कारण एक भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक महिला जो ब्रिटेन से जापान जा रही थी, वह अरुणाचल से हैं। चीन ने उन्हें 18 घंटे अवैध हिरासत में रखा, क्योंकि चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता है और उनके पास भारतीय पासपोर्ट था। इसलिए भारत का पासपोर्ट अरुणाचल के नागरिकों के पास नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार और अरुणाचल सरकार दोनों का मौन। सवाल यह है, चीन कब्जा कर रहा है। चीन भारतीय मूल की महिला को 18 घंटे अवैध हिरासत में रखता है। चीन अरुणाचल में जन्मी भारतीय मूल की महिला का पासपोर्ट अमान्य बताता है। चीन कहता है अरुणाचल हमारा है, लेकिन भारत मौन। शर्मनाक चुप्पी, न केंद्र बोले न राज्य। इस चुप्पी के दो मतलब हैं, डर या दबाव। जो देश के साथ है वह भाजपा सांसद तापिर गाव की तरह संसद में बोलते हैं, और जो चीन से यारी रखते हैं वह मामला दबाने के लिए चुप रहते हैं, और जो पत्रकार लिखने का प्रयास करते हैं उनकी टारगेट किलिंग कराते हैं। चीन में हमारे दूतावास ने भगदड़ मच गई, फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया गया और वो जापान जाने के बजाय सीधा उन्हें भारत वापस भेजा गया। यह कूटनीति नहीं, ये अपमान है, अंतर्राष्ट्रीय संदेश है। भारत कमजोर पड़ रहा है। क्या यही 56 इंच का सीना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को तत्काल चीन के साथ में किस प्रकार का रवैया अख्तियार करना चाहिए था हमारे देश के एक राज्य पर। चीन यह कहता है कि हमारा देश का हिस्सा है और हमारे राज्य के एक नागरिक को अवैध हिरासत में रखे 18 घंटे, और भारत का प्रधानमंत्री मुंह खोलने की हिम्मत ना कर सके। ये 56 इंच का सीना है। म्यांमार के विद्रोही गुट, उनसे एक नया खतरा। म्यांमार के सीमा से सटे इलाके में विद्रोही गुट भारतीय नागरिकों का अपहरण करके फिरौती ले रहे हैं। किसी बड़े नेता का बयान नहीं, किसी राष्ट्रीय चैनल पर बहस नहीं, किसी केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई नहीं। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार, एजेंसी की नींद और राजनीतिक चुप्पी, सब कुछ सेंसिटिव स्टेट के नाम पर दफन कर दिया गया है। मेरी बात हुई अरुणाचल के पत्रकारों से। अरुणाचल में एक महत्वपूर्ण बॉर्डर रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। वहां भी लगभग 1000 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। जिस स्तर की सड़क कागज पर बन रही है, उस स्तर की सड़क जमीन पर नहीं बन रही है। तब उस राज्य में जहां चीन हर दिन आगे बढ़ रहा है। पत्रकार यहां क्यों मर सकते हैं?
क्योंकि तीन दुश्मन तीन तरफ खड़े हैं, भ्रष्ट नेता, चीन और म्यांमार के उग्रवादी। एक पत्रकार सच लिखेगा तो सत्ता उसे फंसा सकती है, विद्रोही उसे उठा सकते हैं और चीन उसे भटकाकर घुसपैठ के आरोप में रोक सकता है। इस माहौल में एनजीओ का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना ये राष्ट्र सेवा है। दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि अरुणाचल में भ्रष्टाचार हुआ है तो आगे क्या होगा? इतिहास का सबसे बड़ा सबक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध है, लेकिन जिन्होंने स्कीम बनाई अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड की वो सत्ता में, जिन्होंने करोड़ों रुपए की वसूली की वो सत्ता में, जिन पार्टियों ने सबसे ज्यादा पैसा लिया वो सत्ता में। अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूल की गई रकम आज भी उनकी तिजोरियों में। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से छापे डलवाकर अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूल की गई रकम उनके खाते में। यानी फैसला आया, अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रचलन बंद हुआ, लेकिन धन जब्त नहीं हुआ। ये लोकतंत्र का मजाक नहीं तो और क्या है? दोस्तों, अरुणाचल के केस में भी वही खतरा। अगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना कह दे कि ठेके रद्द, लाइसेंस रद्द, इंक्वायरी बैठाओ, तो यह आधा न्याय होगा। सवाल यह है, क्या मुख्यमंत्री के परिजनों के द्वारा जो लूटा गया धन है वो जब्त किया जाएगा? क्या जनता का पैसा सरकार को वापस मिलेगा? क्या दोषियों को असली सजा मिलेगी या फाइलों में दफन होगा? यहां न्याय अधूरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अपराध है। दोस्तों, मैं बात कहना चाह रहा हूं जो पूरे देश को सुननी चाहिए। एक पशु डॉक्टर आरएसएस प्रमुख को Z+ सुरक्षा दी जाती है, लेकिन अरुणाचल में चीन ने कब्जा कर लिया, इस पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों की हिफाजत नहीं की जा रही। पेमा खांडू की सरकार में भ्रष्टाचार, उनके परिजन लूट रहे देश का खजाना, इस पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। म्यांमार से अपहरण और फिरौती करने वाले गिरोह के खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। जो एनजीओ इस पूरे सिस्टम को बेनकाब कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा रही है। पत्रकारों को निष्पक्ष और ईमानदारी से सच लिखने की स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है। तो जिस तरीके से एक पशु डॉक्टर को Z+ सुरक्षा दी जा रही है, क्या उसी तरीके से हमारे देश में चीन के कब्जे पर लिखने वाले पत्रकारों को सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए? पेमा खांडू सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकारों को वो सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए? म्यांमार से आने वाले अपहरणकर्ता गिरोह और फिरौती वसूल करने वाले के खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों को वह सुरक्षा व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं दी जानी चाहिए? ये सवाल मैं आपके सामने कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट से सीधी अपील करता हूं, अरुणाचल प्रदेश के पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सिर्फ एनजीओ को ही नहीं, सिर्फ याचिकाकर्ताओं को नहीं, सच बोलने वालों को सुरक्षा दें। और अगर भ्रष्टाचार सिद्ध होता है तो सिर्फ ठेके के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होने चाहिए, ठेके रद्द नहीं होना चाहिए, लूटा हुआ धन भी जब्त करें। आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। फिर हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई पोल खोल के साथ, राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद।